Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मनोविज्ञान का टॉप 100 क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और हम इन क्वेश्चनों की व्याख्या सहित जो है आप लोगों को जो है बताएंगे, क्योंकि अगर व्याख्या सहित हम बताएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन याद होगा और इन क्वेश्चनों को बस केवल पढ़ते हुए चले जाएं तो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा। आप विश्वास करके देखेंगे तो टॉप 100 क्वेश्चन में बहुत ही कम समय में आपको जो मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन के पीछे आपको एक दो क्वेश्चन और भी मिलेगा अगर व्याख्या देंगे, और पढ़ते हुए चले जाएंगे तो रटने वाली बात हो जाएगी। और हम किसी को रटाने का काम नहीं कर सकते, बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं कर सकते। इसलिए जो है अगर आप देख रहे हैं तो विश्वास करके देखिए। अगर मेरा टॉप 100 देख रहे हैं तो आपको कहीं से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है। तो दोस्तों देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक का सबसे मुख्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में स्थान होता है। क्यों स्थान होता है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बालक मुख्य रहेगा, बालक केंद्र में रहेगा। अर्थात अगर स्कूल से बालक फेल हो जाता है, स्कूल में परीक्षा ना दे, कभी ना गए, केवल नामांकन करवाया है और स्कूल में अगर वह फेल हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी, ना कि बालक की होगी, क्योंकि हमारी शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। इसलिए जो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान कहते किसको हैं। तो आपको पता होगा कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। और साइको जो है साइकी शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? साइकी शब्द से बना है। और साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। तो दोस्तों अब सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि साइकी शब्द कहाँ का है। तो साइकी शब्द एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक को ही हम यूनान भी कहते हैं। तो साइकी शब्द एक ग्रीक या यूनानी भाषा है जिसका अर्थ होता है आत्मा। और लॉजी मतलब आप जानते हैं स्टडी या अध्ययन, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करें उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि विज्ञान में हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं जिनका हम प्रूफ दे सकें, जबकि आत्मा अमूर्त है, इसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता। इसलिए आत्मा को रिप्लेस करके इसे बाद में मन का विज्ञान कहा गया। और मन भी अमूर्त है तो भैया विज्ञान में उसी का हम अध्ययन कर सकते हैं जो मूर्त हो, जो जिसका हम प्रूफ दे सकें, जिसका हम प्रमाण दे सकें। तो मन भी अमूर्त है, जो चीज़ दिखाइए नहीं दे रही उसका प्रमाण हम नहीं दे सकते। इसलिए मन को भी रिप्लेस करके कुछ दिन बाद हम चेतना का अध्ययन को मनोविज्ञान कहे, जबकि चेतना भी अमूर्त है। तो जब चेतना भी अमूर्त है तो चेतना का भी अध्ययन हम मनोविज्ञान में नहीं कर सकते। तो वर्तमान समय में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। और व्यवहार मूर्त होता है। व्यवहार क्या होता है? मूर्त होता है। जैसे एक बालक साइकिल चलाने नहीं जाता है और साइकिल चलाना सीख गया तो इसका मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। और आप बता भी सकते हैं कि 10 दिन में सीखा, कि 5 दिन में सीखा, कि 3 दिन में सीखा, कितने दिन में सीखा। यह जो है व्यवहार है, मूर्त है, उसका प्रमाण हम दे सकते हैं। अर्थात वर्तमान समय में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। दोस्तों व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा? तो व्यवहार का विज्ञान कहा वाटसन ने। किसने कहा? वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। और आधुनिक समय में मनोविज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो इतनी चीज़ें पहले क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है सर्वोत्तम कथन है। अर्थात आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे बाल मनोविज्ञान कहिए चाहे बाल विकास कहिए, दोनों बातें क्या हैं? एक ही हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि बाल विकास क्या होता है। तो देखिए ऐसा विकास जिसमें हम बालक के, ऐसा विषय जिसमें हम बालक के विकास के बारे में पढ़ते हैं उसे बाल विकास कहते हैं। और बालक कब होता है? तो दोस्तों किशोरावस्था से। अर्थात ऐसा विषय जिसमें हम जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक है? तो जन्म से किशोरावस्था तक के बारे में हम पढ़ते हैं, उनमें होने वाले, तो इसी में बालक की अवस्थाएं आएंगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसी में सारे के सारे मानसिक विकास आएंगे, सारे के सारे शारीरिक विकास आएंगे, सारे के सारे विकास के पक्ष आएंगे। इनके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि इत्यादि सब कुछ जो है हम बाल विकास में पढ़ते हैं। तो इसी में हमने कहा कि बाल विकास के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अर्थात
कहने का मतलब ये है कि बाल विकास में बताया गया है कि दुनिया का कोई दो बालक एक समान नहीं हो सकता, उनमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी और व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक फ्रांसिस गाल्टन है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गुथरी अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं देते हैं। दोस्तों जैसे कोई जो है बालक है और वह बालक 2 का पहाड़ा पढ़ रहा है, उसको 2 का पहाड़ा पढ़ के सीखना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 करते हुए 2 दहा में 20 तक वह सीखेगा। तो सीखने के बाद हम उसको कहते हैं शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा किए, तुम कल 3 का पहाड़ा याद करके आना। तो जो आप शाबाश बेटा कह रहे हैं, ये शाबाश जो है उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है, सामाजिक पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों। या आप जो है कोई पेन देते हैं या कोई भी उत्साह उसको देते हैं तो वह एक पुरस्कार होता है। गुथरी ने कहा कि 2 का पहाड़ा बच्चा पढ़ के आया, उसे शाबाश उबाश कुछ मत कहिए, तब भी अगर बच्चा सीखना चाहेगा तो कल 3 का पहाड़ा और अगले दिन 4 का पहाड़ा और अगले दिन 5 का पहाड़ा वो पढ़ के और याद करके और सीख के आएगा। पुरस्कार का कोई महत्व नहीं होता है बच्चे के सीखने में, यह कहा किसने, गुथरी। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि गुथरी ने एक नियम दिया है, एक सिद्धांत दिया है जिसे समीपता का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। दोस्तों आप जानते हैं कि वंशानुक्रम के द्वारा जितने भी गुण मिलते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि माता पिता से बच्चों में आए गुण को या लक्षण को ही हम वंशानुक्रम या आनुवांशिकी कहते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण या लक्षण चले जाते हैं, जन्मजात चले जाते हैं, स्वतः चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वंशानुक्रम या आनुवांशिकी कहते हैं। और यह गुण जो जाता है वह गुणसूत्र के द्वारा जाता है दोस्तों। और आप जानते हैं कि हमारे मानव जाति में कुल 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो एक जोड़ी होता है, यहाँ पे जोड़ी जरूर लिखेंगे, और जो एक जोड़ी होता है इस एक जोड़ी को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वही करता है लिंग का निर्धारण। दोस्तों लिंग का निर्धारण कौन करता है, कि बच्चा पैदा होगा कि बच्ची पैदा होगा, सेक्स क्रोमोसोम। अगर देखिए पुरुष में होता है XY, महिला में होता है XX। अगर पुरुष का X और महिला का पुरुष का X और महिला का X आया तो XX होगा, अर्थात लड़की पैदा होगी। और पुरुष का Y और महिला का X आया तो XY ही रहेगा, तो लड़का पैदा होगा। अर्थात कुल मिला जुला के लिंग का निर्धारण जो है हमेशा पिता पर निर्भर करता है, माता पर कोई भी निर्भर नहीं करता। 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स होते हैं, लिंग के निर्धारण के अलावा कोई भी गुण जो माता पिता से बच्चों में आ रहा है, जैसे बालों का कलर, आंखों का कलर, लंबाई, गोरापन, कालापन, बुद्धि की क्षमता, जो भी चीज़ आ रही है माता पिता से, सारे की सारी चीज़ 22 जोड़ी अर्थात ऑटोसोम्स से आता है, जो पुरुष और महिला में समान होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा है कि ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी है, तो 44 है अर्थात 22 जोड़ी है। सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 1 जोड़ी अर्थात 2 है। और हमारे मानव जाति में कुल कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर गुणसूत्र की संख्या में 1 वृद्धि हो जाती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या जो है 47 हो जाती है। दोस्तों अगर गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है अर्थात 47 हो जाती है, तो बच्चे को हो जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम का मतलब है कि जो 21वां गुणसूत्र रहता है वह गुणसूत्र अलग नहीं हो पाता है, और जब अलग नहीं हो पाएगा तो ये गुणसूत्र बढ़ जाएगा, अर्थात गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। और ये गुणसूत्र बढ़ते ही डाउन सिंड्रोम बच्चे को हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया है, तो दोस्तों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सिद्धांत डार्विन ने दिया है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। देखिए सर्वाधिक उपयुक्त, जो इस वातावरण में सर्वाधिक उपयुक्त होगा वही जीवित होगा और बाकी कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे देखिए हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए मानव है, तो मानव जो है गर्मी में केवल एक शर्ट पहना रहता है, लेकिन ठंडी आते ही वह अपने इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और स्वेटर पहनने लगता है दोस्तों, स्वेटर या शाल पहनने लगता है, ओढ़ने लगता है। लेकिन अगर यही मानव शर्ट पहनता है और उपयुक्त नहीं रहता, सर्वाधिक उपयुक्त यानी वातावरण से कोई भी जो है मेल जोल नहीं कर पाता, तो यह आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। जैसे कि सांप जो है गर्मी में तो रह लेते हैं, लेकिन ठंडी में अगर वही सांप बाहर निकल गए तो वह अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी जो सर्वाइव इस वातावरण से कर लेगा वही इस वातावरण में फिट होगा, बाकी सब
मर जाएंगे। तो दोस्तों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप जो होता है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था का जो बालक होता है वह 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से 6 वर्ष का होता है, जबकि हमने आपको बताया था कि हर्लॉक ने शैशवावस्था को केवल 2 सप्ताह माना है, अर्थात आप कह सकते हैं कि 14 दिन ही माना है। उसके बाद के समय को इन्होंने बालपनावस्था मान लिया है और उसके बाद को पूर्व बाल्यावस्था मान लिया है। जबकि आपको इंपॉर्टेंट है कि शैशवावस्था को 2 सप्ताह या 14 दिन किसने माना, तो लेडी हर्लॉक ने माना। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि शैशवावस्था में ही बच्चे के दूध के सभी 20 दांत जो होते हैं वो आ जाते हैं। शैशवावस्था ही नहीं बल्कि 1-1.5 साल के अंदर ही 20 दांत क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा शैशवावस्था की विशेषताओं में देखा जाए तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है कि बच्चा यहाँ पे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब है कि अगर उसे भूख लगी तो उसकी मूल प्रवृत्ति है कि वह क्या होगा, क्रोधित होगा। मूल प्रवृत्ति से ही संवेग का जन्म होता है। वह क्रोधित होगा, हाथ पैर इधर उधर झटकेगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। भूख लगते ही ये सब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करेगा। और भूख यानी भोजन मिल गई और भूख उसकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। भूख समाप्त होते ही यह हंसने लगेगा। यह इसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। इसके अलावा दोस्तों जो शैशवावस्था का बालक होता है उसमें नैतिकता का बिल्कुल भी अभाव होता है, अर्थात वह अहम केंद्रित होता है, स्व केंद्रित होता है। उसे दूसरों से कोई भी मतलब नहीं होता है, अर्थात नैतिकता का अभाव होता है। इसके अलावा जो शैशवावस्था का बालक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। इसके अलावा पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है और अनुकरण करके यह बालक छोटा सा क्या करता है, धीरे धीरे सीखता है। और लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति बिल्कुल भी क्या होती है, नहीं दिखा पाता है बालक। तो इतनी चीज़ें कम से कम शैशवावस्था में बच्चों को याद रखना है कि शैशवावस्था में बच्चे का क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वकेंद्रित अवस्था। हमने अभी बताया कि बच्चा अहम केंद्रित होता है। तो जो अहम केंद्रितता होती है वह सबसे ज़्यादा कब होती है, 3 से 6 साल। अर्थात बच्चा 3 से 6 साल में या 3 से 6 वर्ष में आप कह सकते हैं कि स्व केंद्रित होता है या आप कह सकते हैं कि अहम केंद्रित होता है। यानी बच्चा कुल मिला जुला के कैसा होता है, स्वार्थी होता है। बच्चा केवल और केवल खुद से प्रेम करता है और इसी चीज़ को, इसी खुद से प्रेम करने को ही फ्रायड ने दोस्तों नार्सिसिज्म कहा। क्या कहा दोस्तों, नार्सिसिज्म कहा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रायड ने खुद से प्यार करना या स्व केंद्रित या अहम केंद्रित या स्व प्रेम को क्या कहा, तो वह नार्सिसिज्म कहा। और आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने कहा है कि बच्चे जब स्व केंद्रित अवस्था में होते हैं अर्थात 3 से 6 वर्ष के बीच में होते हैं तो बच्चे अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। और इतना अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं कि बच्चे झूठी झूठी कहानियां बनाते हैं। तो आपको हम बता दें कि स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि खेल विधि होती है। और इस खेल विधि में कई विधियाँ आती हैं, जैसे किंडरगार्टन पद्धति जिसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा या बच्चों का उद्यान, जिसके जनक जो हैं फ्रावेल है। इसके अलावा मॉन्टेसरी पद्धति जिसके जनक जो हैं मारिया मॉन्टेसरी हैं। इसके अलावा खेल विधि देखेंगे, खेल विधि के जनक जो हैं कुक हैं। कौन है दोस्तों, कुक जो हैं खेल विधि के क्या हैं, जनक है। इस तरीके से दोस्तों इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे।